गुड इवनिंग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आज मेरी मम्मा नहीं, मैं मिलने आई हूँ। बाय बाय। A very good evening to all of you। और हम सभी की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा माइक लगा लूं जरा। हाँ जी, चलिए माइक भी लग गया है। और आज मेरी बेटी जो है सबसे पहले आप लोगों को उसने विश किया। और बस इसी के साथ जो है मैं आज काफ़ी दिन बाद आप लोग मुझे देख रहे होंगे जब सभी के घरों में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। और आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों की भगवान आपकी सभी की इच्छाएं जो हैं वो पूरी करें। और आज हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, आज सीरीज का 3 है, 3rd पार्ट है। लेकिन आज मैंने एंग्लो सेक्सन एज जो पढ़ाई थी उसके क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं आप लोगों के साथ। मैंने अब यही सोचा है कि आपका जो सीरीज है वो इस तरीके से चलाई जाए कि जो उसके पीरियड्स है, एंग्लो सेक्सन, मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड रेनेसांस, एलिजाबेथन पीरियड एंड ऑल दैट जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स करवाए जाएं और उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ के साथ कराया जाए। तो इसे आप लोगों का एक रिवीजन भी होता रहेगा और एज जो है वो साथ साथ कवर होती चलेगी। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चंस पार्ट 1 इसी एंग्लो सेक्सन एज के हैं। और अब ऐड थोड़ा सा कर लेती हूँ। न्यू वीडियो बैच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का, जिसमें सारे ग्रामर के और लिटरेचर के लेक्चर्स इसमें हैं, अपलोडेड हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो लोग लाइव बैच नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइव में और इसके में फीस में थोड़ा सा अंतर है, तो उनके लिए भी ये है कि इसमें जो लेक्चर्स है वो अपलोड होते रहते हैं। ये नहीं कि बैच एक बार बन गया तो उसमें अपलोड नहीं होते हैं। अगर कोई नया मटेरियल जो है वो जुड़ता है तो वो भी इन बैचेस में अपलोड जो है वो हो जाता है। स्टडी मटेरियल मैं फिर दोबारा से कहूंगी, कुछ लोग फोन करके सिर्फ स्टडी मटेरियल मांग रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल सिर्फ उन्हें मिलता है जो बैच खरीदते हैं। खाली स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। स्टडी मटेरियल आप लोगों के घर पर पहुंचाया जाता है। ऑब्वियसली अब कई लोग तो ये भी सोचने लगे मैडम खुद स्टडी मटेरियल लेके भागती हुई आती हैं, ऐसा नहीं है। स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आता है। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग बैच को खरीदते हैं। खाली स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मेरे लेक्चर्स आपके साथ है तो वो स्टडी मटेरियल किसी काम का है, अदरवाइज तो बेकार है। और एक लाइव बैच जो है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और अभी उसमें इतना जो है वो कवर चीजें नहीं हुई है। 3 अक्टूबर से जो है वो बैच स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग 3 अक्टूबर वाले बैच पे लाइव बैच में एडमिशन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे जो एंग्लो सेक्सन एज के क्वेश्चंस मैंने इसमें 30 क्वेश्चंस ही लिए हैं और इसमें मैं देख रही हूं कि कितने क्वेश्चंस मुझे करवाने चाहिए। फिलहाल मैंने आज एक छोटा सा सेशन 30 क्वेश्चंस का रखा है। तो चलिए सबसे पहले ये है द इंग्लिश लिटरेचर बिगैन इन। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कब हुई थी। इंग्लिश लिटरेचर जो भाई इंग्लैंड का पहले नाम जो है वो ब्रिटानिया था, जब रोमन्स ने उसको इन्वेट करा था और वहां रहने वाले जो थे ब्रिटन्स या केल्टिक्स जो स्थानीय निवासी थे उन्हें केल्टिक्स कहा जाता था। वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो विभिन्न लैंग्वेजेस का एमैल्गमेशन हुआ करता था। तो अब जो इंग्लिश लिटरेचर कब से शुरू हुआ, तो दैट स्टार्टेड इन जो है भाई ये इंग्लिश लिटरेचर कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट जो है वो होना शुरू हुआ, तो वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो 5th सेंचुरी, तो ये जो है दैट इज 5th सेंचुरी से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जो है वो हो गई थी। उसके बाद Who are the ancestors of the present English race? जो आज की इंग्लिश रेस है उसके जो प्रेजेंट इंग्लिश रेस के एंसेस्टर्स कौन है, तो वो हैं स्कॉट्स, नॉर्मन्स, डच या एंगल्स एंड सेक्सन्स। तो जो एंसेस्टर्स हैं वो हैं एंगल्स एंड सेक्सन्स। एंगल्स एंड सेक्सन्स। And now the next question is,
which was common name in the tongue of Anglo-Saxons. Which was common name and the tongue of Anglo-Saxons. तो common name and the tongue of, जो tongue थी, जब ये लोग आए थे ये जर्मनी की ट्राइब्स थी, उसमें भी ये लोग जो है काफी जगह जूटलैंड और डेनमार्क और इनके पास से जो है वो आए थे. जब ये लोग यहाँ आए तो इनकी जो टंग थी, जो कॉमन नेम था, वो कौन सी हो गई थी? इंग्लिश जो है वो हो गई थी. जर्मन नहीं थी इनकी, इंग्लिश हो गई थी. इंग्लिश कहा जाता था, दैट बिकेम इंग्लिश. ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई भी है. इसको मैं जरा थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं. Where did Angles and Saxons live before occupying Britain? एंगल्स एंड सेक्शंस की बात की जा रही है, तो एंगल्स एंड सेक्शंस कहां रहते थे ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने? जर्मनिक ट्राइब्स थी, लेकिन ये रहती थी कहां? अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क. स्वीडन और डेनमार्क के कोस्ट के जो है किनारे पर, ये अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क, तो ये रहा करती थी. स्वीडन एंड डेनमार्क के किनारों पर जो है वो रहा करती थी. तो ये है इसका आंसर है, दैट इज डी, दैट इज अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क. तो एक चीज मैं आप लोगों से यहां पर ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सेटिंग का इसमें करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे बीच में जो है थोड़ा सा देखना पड़ रहा है ये चीजों को. तो इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा बीच में इधर उधर सा हो गई थी. देखिए, ये जर्मनिक ट्राइब्स थी. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो इंग्लैंड से एंगल्स ने नाम दिया था, इंग्लैंड, और फिर ये बन गया था इंग्लैंड जो है वो बना था. ये एंगल्स, सेक्शंस, जूट्स जो है ये आए थे और ये लोग जर्मनिक ट्राइब्स थी. और ये कहां रहते? जर्मनी की ये नोमैडिक ट्राइब्स थी, यानी कि घुमंतु ट्राइब्स थी. तो ये बेसिकली दे वर नॉट सेटल्ड इन जर्मनी. वेयर डिड दे लिव? अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क. ये वहां रहा करते थे. ये एक्चुअली इनको जब पिट्स एंड स्कॉट्स से बचाने के लिए उनको बुलाया गया था होर्सा एंड हेंगिस के उसमें, तो इन्होंने हेल्प करी. बाद में इन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ही जो है, ये जो किंगडम है, ये जो ब्रिटानिया है, ये तो बहुत आसान है इसको प्लंडर करना. तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी पैठ जो है वो वहां पर, यहां पर बनानी जो है वो शुरू करी थी. किंग वोटीजर्न के बुलाने पर ये आए थे, जो कि एक केल्टिक किंग थे. और उसके बाद फिर तो आते गए और इवेंचुअली जो है इनकी ही देन है, जो आज का ये लिटरेचर है वो इन्हीं की देन है. तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. द लैंड विच एंगल्स एंड सेक्शन ऑक्युपाइड वाज कॉल्ड. जिस लैंड को इन्होंने ऑक्युपाई किया था उस लैंड का क्या नाम था? द लैंड विच एंगल्स वाज कॉल्ड एंगल लैंड. दैट वाज कॉल्ड एंगल लैंड, जिसका नाम बिगड़कर बाद में फिर इंग्लैंड जो है वो हो गया था. तो दैट वाज एंगल लैंड. विच किंग ऑफ पोएम्स डिड एंग्लो सेक्शन सिंग? विच काइंड ऑफ पोएम्स? एंग्लो सेक्शंस जो गाया करते थे, इनके पास कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे. दे यूज्ड टू सिंग अबाउट वॉर्स. ये युद्ध के बारे में चीजें गाया करते थे. तो दे यूज्ड टू सिंग अबाउट वॉर्स. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोमन्स विड्रू देयर फोर्सेस फ्रॉम ब्रिटेन. रोमन्स ने ब्रिटेन को बिल्कुल ही बेचारा सा छोड़ दिया था 410 एडी में. और उसके बाद पिट्स एंड स्कॉट्स ने लगातार रोम पर, जो इंग्लैंड पर ब्रिटेन पर लगातार आक्रमण जो है वो करना शुरू कर दिया था. और 410 एडी में आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिससे बचाने के लिए हिंगिस्ट एंड होर्सा को बुलाया गया था. और उसके बाद लगातार इसमें आना शुरू हो गए थे. तो रोमन्स ने अपनी किंग क्लॉडियस के फाइनली जो रोम ने इन्वेड करा था ब्रिटेन को, वो किंग क्लॉडियस के उसमें किया था. और उसके बाद जो है जब इन्होंने अपना अधिकार छोड़ा था, वो 410 एडी में रोम ने अपना अधिकार छोड़ दिया था ब्रिटेन पर से. तो दैट इज 410 AD. Why did Roman leave Britain? रोमन्स ने ब्रिटेन को लीव करा क्यों था? They were defeated by Britons to attack Norway. Barbarians had attacked Rome. They did not leave Britain. ब्रिटेन के ऊपर जो अपना आधिपत्य था वो रोम ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि रोम को खुद को
जो ये इन्वेडर्स थे बहुत परेशान कर रहे थे, इन्हें अपने उस पर भी ध्यान देना पर था, तो वो कब तक उसे ब्रिटेन को संरक्षण दे सकते थे? दैट इज वाई दे हैड टू विड्रॉ। तो इसीलिए बारबेरियंस हैड अटैक्ड रोम, बारबेरियंस ने रोम पर अटैक किया था। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटेन आफ्टर विड्रॉल ऑफ रोमन्स। जब रोमन्स चले गए ब्रिटेन से, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब किसी को संरक्षण मिला हुआ हो और वह संरक्षण एकदम से छिन जाए तो वो कैसा अस्त व्यस्तता की स्थिति हो जाएगी। तो सोशल अनरेस्ट फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए सोशल अनरेस्ट जो है वो वहां पर हो गया था। वो हु डिफेंडेड ब्रिटेन अगेंस्ट पिक्ट्स एंड स्कॉट्स, और जब 410 एडी में ब्रिटेन के ऊपर से अपना आधिपत्य रोम ने हटाया, तो लगातार पिक्ट्स एंड स्कॉट्स जो ये जनजातियां थी, इन्होंने ब्रिटेन को परेशान करना शुरू करा। तो उस समय इनकी हेल्प किसने करी थी? ब्रिटन्स ने करी थी। ब्रिटेन की हेल्प ब्रिटन्स ने करी थी, यानी कि उसके स्थानीय निवासों ने। किंग वोटिजर्न जो थे, जो कि एक ब्रिटन किंग थे, उन्होंने हेंगिस्ट एंड होर्सा जो दो भाई थे उन्हें बुलाया था प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आए थे, प्रोटेक्ट भी करा था, मगर इससे उनको उनको ये लीड मिल गई थी कि ये जो जगह है इसको हम इन्वेड कर सकते हैं और यहां पर हम अपना आधिपत्य कर सकते हैं। तो ब्रिटन्स ने ही हेल्प करी थी। तो ब्रिटेन को पिक्ट्स एंड स्कॉट्स के अगेंस्ट ब्रिटेन स्थानीय निवासियों ने ही मदद की थी। किंग वोटिजन ने बुलाया था। एंगल, सेक्सन्स एंड जूट केम टू इंग्लैंड। तो ये थे एंगल, सेक्सन्स एंड जूट्स, ये तीनों जो हैं जनजातियां थी, दे केम टू इंग्लैंड, और ये जर्मनिक ट्राइब्स थी। विटसिथ इज अ पोयम फ्रॉम, विटसिथ जो पोयम है वो कौन से युग की पोयम है? तो दैट इज द पोयम फ्रॉम एंग्लो सेक्सन पीरियड, ये एंग्लो सेक्सन पीरियड की पोयम है। Which poem describes continental courts visited by a far wandering poet? तो ये किसने, कौन सी पोयम जो है एक विटसिथ और अ फार ट्रेवलर, नाम भी यही है, विटसिथ और अ फार ट्रेवलर। तो ये कौन सी पोयम एक कॉन्टिनेंटल कोर्ट जो है विजिट, एक घुमंतु पोएट के द्वारा, जिन्हें स्कॉप्स कहा जाता था, उसके जो है कौन सा पोयम जो है एक पोएट की बारे में बताता है जो अब विभिन्न जगहों पर गया और वहां के राजाओं और प्रिंसेस से मिला। तो दैट इज विटसिथ और द फार ट्रेवलर। And now the next one is Beowulf is an old English poem which describes, Beowulf जिसके 3 successive narratives हैं, 3182 उसमें lines हैं। कब लिखी गई थी? That was written in 7th century, around 7th century, और उसके anonymous है who wrote Beowulf, that is not known to anyone। तो ब्यूवुल्फ एक वॉर पोएम है, प्रोलोग है, ब्यूवुल्फ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये जो है 3 सक्सेसिव नैरेटिव्स हैं ब्यूवुल्फ में। ब्यूवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश पोएम विच डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ ब्यूवुल्फ। इसका तो ओरिजिनल नाम भी किसी को नहीं पता बस इसके हीरो का नाम ब्यूवुल्फ है, तो इसी के नाम पर इस पोएम का नाम रख दिया गया है। कंप्लेंट ऑफ डियोर इज अ पोएम फ्रॉम, कंप्लेंट ऑफ डियोर 42 लाइंस की जो पोएम है, ये लिखी गई है, ओल्ड इंग्लिश ए पीरियड की पोएम है, 42 लाइंस की ये पोएम है। कंप्लेंट ऑफ डियोर क्या डिस्क्राइब करती है? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लीडर, disappointment of a knight, disappointment of a lover, disappointment of a queen. That is disappointment of a lover. That is disappointment of a lover. Who was the hero of the poem? Walder. वेल्डियर पोएम का जो हीरो है वो कौन है? दैट इज वॉल्टर ऑफ एक्विटिनो, दैट इज वॉल्टर ऑफ एक्विटिनो, एक्विटीन, सॉरी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द फाइट एट फिनिसबर्ग। दैट इज, ये जो फाइट एट फिनिसबर्ग जो पोएम है, ये बेसिकली जितनी भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोएम्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो वॉर पर आधारित है। तो बैटल अगेंस्ट फियरफुल ऑड्स, तो दैट इज बैटल अगेंस्ट फियरफुल ऑड्स।
ब्यूवुल्फ में कितनी लाइंस हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। ब्यूवुल्फ में नैरेटिव जो है वो 3 सक्सेसिव नैरेटिव्स हैं और लाइंस जो हैं वो इसमें हैं 3182। When did Anglo-Saxons embrace Christianity? जब Anglo-Saxons ब्रिटेन में आए थे तो they were pagans. Pagans were those who did not believe in Christianity, जो क्राइस्ट को नहीं मानते थे। इनका जो कन्वर्जन था that was started in 6th century 597 AD। किसके द्वारा? सेंट ऑगस्टीन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो एंग्लो-सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करा था 597 AD में। Who converted Anglo-Saxons to Christianity? ये मैंने आपको बताया था, सेंट ऑगस्टीन, जिनका नाम काफी वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट ऑगस्टीन की ही ऑटोबायोग्राफी है जो सबसे पहली ऑटोबायोग्राफीज में से एक मानी जाती है, दैट्स कन्फेशंस। तो ये सेंट ऑगस्टीन जो कि 597 AD में आए थे और इन्होंने ही एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स को कन्वर्ट जो है करना शुरू किया था। When were Britons pushed back to western borders of England? जैसे ही जब ये लोग आए थे और एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स, तो इन्होंने जो स्थानीय निवासी थे उन्हें जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स पर पुश करना शुरू कर दिया था। तो दैट इज इन 6th century. In 6th century, they started pushing the Britons to western borders of England. St. Augustine established Benedictine Abbey as the seat of his diocese at. तो पहला जो कैथीड्रल था वो बनाया गया था कैंटरबरी में। पहला कैथीड्रल कैंटरबरी में बनाया गया था। सेंट ऑगस्टीन जो है कैथीड्रल कहां बनाया गया था? कैंटरबरी में बनाया गया था। Who wrote Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum? तो ये एक लैटिन में लिखी हुई है बीट द वेनरेबल के द्वारा, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जिसमें उन्होंने एंग्लो सेक्सन्स का आना, ये जो इंग्लिश जो कि एक कंपोजिट रेस है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे लोग आए, कैसे किस तरीके से ये लैंग्वेज बनी, ये सारी चीज जो है उन्होंने हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका में लिखा है। ये बुक ओरिजिनली लैटिन में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था किंग एल्फ्रेड के द्वारा। तो ये है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये बीड के द्वारा लिखी गई है, बीड द वेनरेबल के द्वारा। बीड वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ, बीड जो है वो एंग्लो सेक्सन पीरियड के ही ग्रेटर जो है स्कॉलर थे, बीड द वेनरेबल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है एंग्लो सेक्सन पीरियड का दूसरा नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम क्राइस्ट बाय सिनेवुल्फ इज, सिनेवुल्फ के द्वारा लिखी गई जो क्राइस्ट पोएम है, पोएम का नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि पोएम का जो सब्जेक्ट है दैट इज रिलीजन। तो इसका सब्जेक्ट है रिलीजन। कैडमैन एंड सिनेवुल्फ आर द डैश पोएट्स, ये कैडमैन और सिनेवुल्फ कौन से पोएट्स हैं? तो ये हैं, दे आर ओल्ड इंग्लिश पोएट्स। एट फर्स्ट कैडमैन वॉज अ काउहर्ड, इनके बारे में कहा जाता है कि बीड ने अपने उसमें इनके बारे में बताया है, बीड द वेनरेबल ने, कि कैडमैन जो है पहले वो जो पढ़े लिखे नहीं थे, एक बार उनको सपना आया और उसके बाद जब वो उठे तो वो जो है पोएम्स और सॉन्ग्स कंपोज करने लगे। तो ये ही वॉज अनलर्नेड। तो यहां पर है एट फर्स्ट ही वॉज काउहर्ड एंड अनलर्नेड। And the last question of today is, South Saxons landed in Britain in the year. South Saxons जो हैं वो ब्रिटेन में कौन से साल में आए थे? तो they came in 477 AD. तो South Saxons जो ब्रिटेन में आए थे they came in 477 AD. So that's all for today. आज के लिए 30 क्वेश्चंस हैं और अभी सोच रही हूँ थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊं या मिडिल इंग्लिश पीरियड को बारे में बताऊंगी और फिर इकट्ठे जो है इनके क्वेश्चंस और करवाऊंगी। तो बीच ऐसा ही मैंने सोचा है कि सीरीज को इस तरीके से चलाऊं कि एक आपको एक पीरियड के बारे में, पूरा पीरियड के बारे में बता के फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊं।
So thank you very much for listening to me patiently and wish you all again. Bye bye.